अगर आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है या आपके घर में माता पिता या अन्य सीनियर सिटीजन हैं तो यह वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम जो हर 3 महीने में आपको पक्का ब्याज देती है। ना शेयर मार्केट का रिस्क है, ना म्यूचुअल फंड की टेंशन है। नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जैसा बोर्ड में देख रहे हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ब्याज इस समय इसका कितना चल रहा है? 8.20 पर एनम का। लास्ट में हम तुलना करेंगे इसकी एफडी से, अर्थात सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की एफडी से तुलना करके देखेंगे कि दोनों स्कीमों में से कौन सा दी बेस्ट होगा जो हमको लेना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, विशेष रूप से पूरी बातें इसमें आप जो है समझ पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल विपिन पतालवंशी, जहां हम बात करते हैं स्मार्ट और पीसफुल इन्वेस्टिंग के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है क्या। वास्तव में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भारत सरकार की एक स्कीम है जो खास तौर पर बुजुर्गों के लिए बनाई गई है। तो इस योजना की सबसे बड़ी जो खासियत है, 100% सरकारी फिक्स रेगुलर इनकम इसमें मिलता है। अब प्रश्न उठता है, इसकी डिटेल चर्चा आगे करेंगे भी। इसमें खाता कहाँ खुलता है? तो खाता इसका हम ओपन करा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में या बैंक में। बैंक का मतलब सरकारी प्राइवेट दोनों बैंक में। सरकारी बैंक जैसे सरकारी बैंक का मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक आदि सरकारी बैंकों में इसका खाता ओपन करा सकते हैं। निजी बैंकों में ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सब में जो है इसका हम अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात आती है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। देखिए, डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ अकाउंट ओपन में आज के समय अपडेट एकदम वर्जन हो गया है कि आधार पैन आपका रहेगा तो हर जगह अकाउंट ओपन हो जाएगा। कुछ हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स में लग सकते हैं, जैसे फोटो हो गया या आपका निर्वाचन कार्ड हो गया। इतना सब लेके जाएंगे। फोटो कापी तो ओरिजिनल भी रहे, फोटो कापी तो आपका अकाउंट जहाँ पोस्ट ऑफिस बैंक में ओपन कराएंगे आराम से ओपन हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट कौन ओपन करा सकता है, इसकी क्या योग्यता है। तो पात्रता इसकी हम देखेंगे तो ऐसे भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है वो इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। ऐसे भारतीय नागरिक जिनकी उम्र कितनी है? 60 वर्ष या उससे अधिक। दूसरी पात्रता क्या है? एक रिटायर्ड सिविलियन कर्मचारी जिनकी उम्र 55 वर्ष से ज्यादा हो, जैसे BRS लेने वाले कर्मचारी ओपन करा सकते हैं 55 साल के बाद। लेकिन रूल उसमें क्या है कि फायदा मिलने के 3 महीने के भीतर निवेश किया जाए। फायदा मिलने का मतलब रिटायरमेंट हुए, आपको पैसा मिला, 90 दिन के अंदर निवेश कर दीजिए तो बेनिफिट इसका मिलेगा, नहीं तो आप अकाउंट ओपन नहीं करा पाएंगे। इसी तरीके से तीसरी पात्रता है, तीसरी का मतलब तीसरे टाइप के व्यक्ति से है। एक कैटेगरी में एक व्यक्ति के अंदर क्वालिफिकेशन होगी, अकाउंट ओपन हो जाएगा। एक रिटायर्ड डिफेंस कर्मचारी जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा है। 50 वर्ष से डिफेंस कर्मचारी की उम्र ज़्यादा है, वो अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लेकिन रिटायर्ड रहेंगे वो तो जान ही रहे हैं, लेकिन फायदा मिलने के 3 महीने के भीतर निवेश किया जाए। जैसे डिफेंस कर्मचारी रिटायर होगा, 90 दिन के अंदर अकाउंट ओपन इसमें करा लेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं तो अकाउंट ओपन नहीं करा पाएंगे। चौथा इसकी योग्यता क्या है? ऐसे गवर्नमेंट कर्मचारी जिनकी डेथ 50+ एज में हो गई है, उनके स्पाउस इसको क्या करते हैं? अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ये 4 प्रकार की इसमें कैटेगरी है। लेकिन इसमें एक चीज जानते रहिए, पति पत्नी दोनों अलग अलग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। पति है पत्नी है, दोनों सीनियर सिटीजन है तो अकाउंट अलग अलग ओपन करा सकते हैं। मतलब क्या है कि 2 अगर सीनियर सिटीजन है तो डबल फायदा हो जाएगा। ज्वाइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे ज्वाइंट अकाउंट केवल पति पत्नी एक दूसरे के साथ ओपन करा सकते हैं उसमें। लेकिन ये है कि पता चला पति की उम्र 60+ से ज़्यादा है, पत्नी की 55 है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति उसमें सीनियर सिटीजन होना चाहिए, दूसरा कोई सीनियर सिटीजन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे NRI और HUF वो दोनों अकाउंट इसमें नहीं खोल सकते हैं। कौन? NRI और HUF, तो ये 2 लोग अकाउंट ओपन नहीं करा पाएंगे। अब निवेश सीमा को हम जानते हैं कितना इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट है और ब्याज है। देखिए, सबसे ज़रूरी सवाल यही है, इसमें न्यूनतम जो निवेश की सीमा है, मिनिमम न्यूनतम 1000 है और जो है अधिकतम कितनी है? 30 लाख रुपए की है। लेकिन यहाँ इस बात को एकदम स्पष्ट मैं कर दूं कि आप 1000 के ऊपर जो भी पैसा जमा करेंगे 1000 के मल्टीप्लाई में होगा। ऐसा नहीं कि 1200 1000 जमा किए
और पीपीएफ अकाउंट की तरह 200 मतलब 500 700 ऐसे नहीं जमा होगा इसमें। इसमें 1000 के मल्टीप्लाई में आप अधिकतम निवेश 30 लाख कर सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ एकदम बहुत ध्यान से सुनिएगा अब मेरी बात को। जैसे मान लीजिए आप रिटायर हुए, 10 लाख रुपए आपको मिला, आप 10 लाख जो है उसमें से 5 लाख सोचे कि हमको कोई काम लगेगा या परिवार में किसी को काम लगेगा, आपने 5 लाख का जो है सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट ओपन करा लिया, 5000 सेव के लिए रख लीजिए। मान लीजिए बाय द वे महीने 2 महीने में 15-20 दिन में 90 दिन के अंदर अकाउंट ओपन कराना है, आपका मूड बदल भैया 5 लाख है भी जमा करना है, तो उस खाते में अकाउंट ओपन जो पहली बार 5 लाख जिसमें जमा किए उसमें 5 लाख नहीं जमा कर पाएंगे, आपको फिर दूसरा अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि एक अकाउंट ओपन होगा, जितना एक बार में आप जमा कर दिए 5 साल के लिए लाख होगा, उसमें फिर 1 रुपया नहीं जमा कर पाएंगे, आपको फिर नया अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। इसी तरीके से आप जितना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, करना चाहते हैं मल्टीपल अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी जो निवेश सीमा होगी 30 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। चाहे आप 30 अकाउंट ओपन करा के 1-1 लाख जमा करिए, उसमें आप नहीं परिवर्तन कर पाएंगे अकाउंट ओपन कराने में। तो ये जो है इसमें ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात इसमें थी। अब स्कीम लेने के लिए क्या होता है कि जैसे आप अकाउंट ओपन कराएं तो इसमें आप 1 लाख रुपया तो कैश जमा कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर बड़ा प्लान लेंगे, ज़्यादा 15 लाख 20 लाख इस टाइप का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कैश नहीं कर पाएंगे, चेक या डीडी के माध्यम से ही जो है कर पाएंगे। नामनी पे आ जाते हैं तो नामनी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपका अकाउंट ज्वाइंट है तो नामनी को कम पावर रहेगी, जितना आपके साथ जो ज्वाइंट अकाउंट में जुड़ा उसकी पावर क्या रहेगी, खाते धारक की ज़्यादा रहेगी। ये यहाँ जानने योग्य बात है। अब रिटर्न कितना मिलेगा, पूरी लड़ाई क्या है रिटर्न को लेकर। वर्तमान में जैसे ब्याज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे कितनी है, 8.20% की है पर एनम की। ब्याज जो है 3 महीने में क्या होता है, हर क्वार्टरली क्या होगा, 3 महीने आपके सेविंग अकाउंट, आपका सेविंग अकाउंट रहेगा, उसमें क्या होता है क्रेडिट होता चला जाता है। कहने का मतलब है इसके अंतर्गत आपको क्या है रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। इसके अलावा इसमें क्या है कि 3 महीने में ब्याज रिवाइज होता है, लेकिन आपके जमा पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जिस तारीख को ओपन कराया है, जैसे मान लीजिए 27 जनवरी को कराया है तो 27 जनवरी 31 तक ब्याज यही रहेगा, वो लाख हो जाएगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। फिर 31 मार्च को अभी जो ब्याज रिवाइज होगा उसका आपके इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्याज कैसे मिलता है, जैसे मैंने बताया कि ब्याज हर 3 महीने में मिलेगा। कब मिलेगा, 3 महीने में एक बार आपको ब्याज मिलता जाएगा, जितना क्वार्टरली रहेगा। कहने का मतलब है कि 1 साल में 4 बार आपको ब्याज मिलेगा। पहला ब्याज आपको कब मिलेगा, 1 जनवरी को मिलेगा। दूसरी बार ब्याज कब मिलेगा, 1 अप्रैल को मिलेगा। तीसरी बार कब ब्याज मिलेगा, 1 जुलाई को मिलेगा। चौथी बार 1 अक्टूबर को मिलेगा। आपके खाते में ट्रांसफ़र होता ब्याज चला जाएगा। तो ये जो है आपका रिटर्न कैसे आएगा उसकी बात हो गई। अब टैक्स के परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या चर्चा है, टैक्स आपको क्या बेनिफिट है। अभी देखिए इस योजना में टैक्स की अगर हम बात करें तो जो ब्याज आपको मिलता है, जो ब्याज मिलेगा वो आपकी आमदनी में क्या होगा, जुड़ जाएगा। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए, चूंकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए है तो इसमें जो 1 लाख तक की ब्याज की आमदनी पर, जो आमदनी 1 लाख तक की ब्याज इसमें होगी, आयकर अधिनियम की धारा 80 TTB के तहत टैक्स फ्री है। पहले 50,000 था, लेकिन अब जो है इसको क्या कर दिया गया है, 1 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा जैसा 80C के तहत जो इसमें टैक्स में डिडक्शन मिलता है वो 1.5 लाख का है, तो इसमें भी जो है 1.5 लाख का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन सीमित रहेगा। अगर ब्याज 1 लाख से ज़्यादा है, मान लीजिए अगर ब्याज 1 लाख से ज़्यादा होगा इससे कमाई का, तो फिर क्या TDS कटेगा। हालांकि अगर आपकी इनकम लिमिट में है तो आपको जो है 15H का फॉर्म भरा जाता है, उसको भर देंगे तो TDS से आप जो है बच सकते हैं, फिर आपका TDS नहीं कटेगा। देखिए यहाँ एक बात और बता दूं कि जैसे इस समय नया जो टैक्स स्लैब आया है, अभी नया लागू होगा, तो 12,75,000 की वार्षिक इनकम पर क्या टैक्स नहीं लगेगा। तो इस आधार पर यह टैक्स छूट के लिए बहुत उपयोगी मुझे नहीं लगता है कि रह गया है, क्योंकि इसमें बहुत मिडिल क्लास के बहुत हाई अमाउंट जमा नहीं होता, इसलिए उतना बेनिफिशियली टैक्स के लिहाज से नहीं है। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा कोई व्यक्ति 30% के टैक्स के दायरे में है
तो जो 8.2 का हम रिटर्न इसमें देख रहे हैं वो घट के ज़्यादा से ज़्यादा 6% पे आ जाएगा। तो ये महंगाई को तब बीट नहीं कर पाएगा। अगर ज़्यादा मतलब 30% के हाई टैक्स पेयर में आप हैं तो फिर बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिशियर नहीं हो पाए। अब हम आ जाते हैं मैच्योरिटी और एक्सटेंशन पे। मैच्योरिटी इसकी कैसे हो और क्या हम उसको एक्सटेंस भी कर पाएंगे, इसको देखते हैं। देखिए इस स्कीम की मैच्योरिटी कितनी है, 5 साल की है। 5 साल बाद खाता धारक को जो शुरुआती रकम आपकी रहेगी, जो शुरू में मान लीजिए 10 लाख का आपने इन्वेस्ट किया था, 5 साल बाद मैच्योरिटी हो जाएगी और आप जो योजना में पैसा निवेश किए हैं उसको क्या किया जाएगा, आपको वापस कर दिया जाएगा। 10 लाख निवेश किए, 10 लाख आपका वापस कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये क्लियर कर दूँ कि आप निवेशक के पास क्या है, 3 साल के ब्लॉक में बढ़ाने का विकल्प क्या रहता है, मौजूद रहता है। आप चाहें तो पैसा ना निकालिए, उसको जो है 3 साल के लिए एक्सटेंशन उसको दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि ये मैच्योरिटी के 1 साल के पहले आपको जो है क्या करना पड़ेगा, वहाँ फॉर्म भर के बताना पड़ेगा हमको जो है 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड करना है, तभी जो है हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, पैसा आपको तब मिल जाएगा। अब आ जाते हैं लॉक इन पीरियड और प्री मैच्योर क्लोजर। देखिए इस योजना का जैसे मैंने अभी चर्चा किया कि जो कार्यकाल है या मैच्योरिटी पीरियड इसका 5 साल का होता है, लेकिन इसमें कई बार हम जमा कर देते हैं तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमको बीच में से पैसा जो है वापस लेना पड़ता है। तो इसमें क्या है, जुर्माने के साथ आप किसी भी समय क्या कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर खाता पहले साल के भीतर बंद किया जाता है तो कोई फिर ब्याज नहीं मिलता है। यहाँ जो तिमाही ब्याज की अभी बात हुई है उसका भुगतान किया जा चुका है, तो आपका जो मूल राशि रहेगी उसमें से जो है कटौती फिर जो है पैसा काट लिया जाएगा। अगर 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के पहले बंद करते हैं तो मूलधन से लगभग 1.5% जो है कटौती कर ली जाती है। और 2 साल के बाद अगर करते हैं तो जो 1% के बराबर आपको जो है इसमें कटौती कर ली जाएगी। तो कहने का मतलब है कुल मिला के कटौती का मतलब, अगर प्री मैच्योर आप पैसा लेते हैं तो मान के चलिए 1 से 2% आपके ऊपर पेनाल्टी लगना तय है। लेकिन ये जानते रहिए अगर बहुत ज़रूरत ना हो तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं, चूँकि सीनियर सिटीजन हैं, एक सर्वाइवल प्रोग्राम लिए हैं तो इसको जो है चलाइए, लेकिन दिक्कत आ जाएगी तो प्री मैच्योर जो है हमको वो लेना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और फिक्स डिपॉजिट या FD दोनों में से कौन सही है। तो वीडियो में जो है बने रहिए, इसमें जो है मैं तुलना करके आपको जो है बोर्ड पे बताने वाला हूँ। यहाँ एक बार बता दूँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम आइए जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और FD की तुलना करते हैं, दोनों ब्याज में किसमें ज़्यादा ब्याज हमको प्राप्त होगा। तो आइए तुलना करते हैं। एक कॉलम में मैंने FD लिया है, दूसरे में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम लिया है। निवेश हम 10 लाख रुपया ले रहे हैं, टाइम दोनों में 5 साल है। निवेश 10 लाख, टाइम चूंकि क्या है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मैच्योरिटी 5 साल में, तो जो है हमने टेन्यूर 5 साल का लिया है। कुल निवेश 10 लाख है। FD का देख लीजिए, ब्याज दर 7.5% है। अब सोचेंगे कि 7.5% का FD का ब्याज कहाँ है, तो जो है पोस्ट ऑफिस में जान रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट FD इसको कहा जाता है। जो किसी भी बैंक से, माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक को छोड़ दिया जाए तो FD पे सबसे ज़्यादा ब्याज पोस्ट ऑफिस पे है। तो हमने 7.5% लिया है। मैच्योरिटी इसमें हो जाएगी जो है इस ब्याज दर पे 10 लाख की मैच्योरिटी, 10 लाख की मैच्योरिटी 7.5% पे 14,49,948 रुपये मैच्योरिटी हो जाएगी। 5 वर्ष में कहने का मतलब आपको जो है 4,49,948 रुपये ब्याज मिलेगा। अब आ जाते हैं हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। 10 लाख इसमें भी हम निवेश कर रहे हैं, 5 साल का टाइम होराइजन लिया है, मैच्योरिटी इसकी होती है, ब्याज दर इसमें 8.20 सुकन्या समृद्धि योजना के बराबर। 5 वर्ष में कुल ब्याज आपको मिलेगा 4,10,000। अब इसमें कई लोग आएंगे कमेंट में लिखेंगे कहाँ का गणित पढ़ के आए हैं। भैया इसी तरीके से सुकन्या समृद्धि योजना PPF में मैं बताता हूँ कि मंथली जमा करिए, चूँकि उसमें मंथली ब्याज कैलकुलेशन होता है, साल के अंत में मिलता है। तो उसमें जैसे मैं बताता हूँ कि चाहे आप 1.5 लाख रुपया सुकन्या समृद्धि योजना में एक बार जमा करिए, चाहे 12,500 लगा के जो है 12 बार में जमा करिए, ब्याज उतना मिलेगा। तो आएंगे उल्टा सीधा कमेंट में लिख के जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान से कैलकुलेशन आप देखिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ध्यान से नहीं देखेंगे तो कोई कॉमेडी का वीडियो तो है नहीं, है मनोरंजन लेना है। तो इसमें जो है 5 वर्ष में ब्याज 4,10,000 है, इसमें 5 वर्ष में कितना ब्याज है 4,49,000।
अब दोनों के ब्याज में कितने का अंतर आ गया, 4,49,000 माइनस 4,10,000, ये 4,49,948 है, 4,10,000 रुपया है। इसमें से ब्याज एफडी का हमने क्या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज घटा दिया तो 39,948 रुपया क्या हुआ, एफडी में ज़्यादा ब्याज मिला। अब सोचेंगे कि यहाँ 8.20 का ब्याज दर है पर एनम, यहाँ 7.5 का है, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप यहाँ हर 3 महीने में तिमाही जो आपका पे आउट 20,500 रुपया, 20,500 रुपया हर महीने आपको हर तिमाही आपको पे आउट मिलता जा रहा है। अगर यही नहीं मिलता, जैसे एफडी में नहीं मिल रहा है, पे आउट नहीं ले रहे हैं, तो जो पैसा ब्याज हर साल बन रहा है उस पे भी ब्याज पे ब्याज बन रहा है। इसलिए यहाँ क्या हुआ, ब्याज ज़्यादा हो गया, पे आउट लेने की वजह से यहाँ क्या हो गया, ब्याज कम हो गया। तो कैलकुलेशन ध्यान से समझेंगे तभी समझ पाएंगे, इस तरीके से कोई इतना डिटेल में नहीं समझाएंगे तो पूरा मैथ का क्लास हो जाता है। तो एफडी का ब्याज जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का घटा देंगे तो इतना ब्याज आ जाएगा। अब अंतर कमेंट में मत लिखिएगा, क्यों आएगा? क्योंकि इसमें आप पे आउट हर तिमाही ले रहे हैं, इसमें पे आउट नहीं ले, इसमें ब्याज पे ब्याज बन रहा है, इसमें आपका ब्याज पे आउट चला जा रहा है, इसलिए आपको जो है इसमें ब्याज कम मिल रहा है। प्रश्न उठता है कि हमको एफडी लेना चाहिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो देखिए मेरी राय में अगर आप अपनी बचत से जो आपकी सेविंग है उससे सुनिश्चित नियमित आय पाना चाहते हैं तो आपके लिए उपयुक्त है कि आप जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम लीजिए। नियमित आय की आपकी ज़रूरत है। अगर आपको नियमित आय की नहीं ज़रूरत है, रेगुलर इनकम की, तो आप जो है इसकी जगह एफडी कर सकते हैं। उसका क्या कारण है, नियमित अगर हम इनकम लेते रहेंगे रेगुलर तो हमने देखा कैलकुलेशन में कि हमको जो है ब्याज जो है एफडी की तुलना में कम मिलेगा। या तो जो है एक काम ये कर सकते हैं, दोनों को मिक्स लीजिए। जैसे आपको 20 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है तो उसमें जो है 10 लाख का आप जो है एफडी कर लीजिए, 10 लाख का इनकम अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसमें आपकी क्या ज़रूरत है इसको मैं भी नहीं बता सकता, वो स्वयं आप निर्णय ले सकते हैं। मैं केवल जो है कैलकुलेशन पूरी तरीके से इसको बताया हूँ, तो उस आधार पर अपना निर्णय ले लीजिए। कई लोग पूछते हैं, मान लीजिए और जैसे रिस्क लेने वाले लोग हैं तो जैसे पूछते हैं कि इसका क्या कोई और विकल्प हो सकता है, अल्टरनेटिव। तो देखिए इसका विकल्प जैसे हम अगर लेंगे तो जीवन बीमा की जो एन्यूटी प्लान होते हैं वो हो सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम होती है, हालांकि उसमें भी रेगुलर इनकम मिलता है, उसका भी ब्याज कम होता है। या तो हम थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं, हालांकि जो सीनियर सिटीजन उनको मैं बिल्कुल राय नहीं दूंगा किसी प्रकार का रिस्क लेने की। अगर उनके बिहाफ पे उनके जैसे बेटे बहू ये सब इन्वेस्ट करना चाहें तो जैसे उसमें डेट का जो है डेट का म्यूचुअल फंड होता है उसको ले सकते हैं। लेकिन ये जानते रहिए ये सब रिटर्न तो ज़्यादा देंगे लेकिन इसमें जो है रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए जो है अगर सीनियर सिटीजन अपने लिए पैसा यूज करना चाह रहे थे आप बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, आप सरकारी योजनाओं में ही निवेश कीजिए। तो पूरा कैलकुलेशन पूरा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ जो है आपको पसंद वीडियो ज़रूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करिए। एक अच्छा कमेंट भी करिए, अच्छा का मतलब अपने अनुसार जैसा जो समझ में आए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।